आज हम शास्त्रीय संगीत पर लोक संगीत के प्रभाव इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया है कि लोक संगीत शास्त्रीय संगीत का अविकसित रूप नहीं है और ना ही शास्त्रीय संगीत लोक संगीत का विकसित रूप है। दोनों ही स्वरूप एक साथ अंकुरित एवं विकसित होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मोटे रूप में लोक संगीत संगीत का लोक पक्ष है और शास्त्रीय संगीत उसका वह पक्ष है जो व्यक्ति विशेष की प्रतिभा के अनुसार विशिष्ट शास्त्र में बन गया है। इसमें एक अनोखी बात यह है कि लोक संगीत कभी भी शास्त्रीय पक्ष को प्राप्त नहीं करता और ना ही शास्त्रीय संगीत लोक पक्ष को प्राप्त होता है। सिर्फ शास्त्रीय गीत को सुगम कर देने से और उसमें से तान, पलटे, मुर्किया तथा स्वर संबंधी रचनात्मक पेचीदियों को हटाकर गा लेने से वह लोकगीत नहीं बन जाता और ना ही लोकगीत को ताल, स्वर तथा तान, पलटे जैसी पेचीदियों में अगर हम बांध दें तो उसे शास्त्रीय संगीत नहीं बना सकते। संगीत के दोनों ही पक्ष अनादिकाल से एक दूसरे के समकक्ष चलते आए हैं तथा एक दूसरे से प्रेरणा ग्रहण करते आए हैं। वैदिक कालीन संगीत के श्रवण से यह प्रतीत हो सकता है कि उस समय लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में कोई भेद नहीं था। भेद तो तब हुआ जब समाज के सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्तरों में भेद होने लगा। जनमानस ने संगीत की एक पद्धति अपनाई और संगीत के विशिष्ट प्रेमियों ने दूसरी शैली को अपनाया। धीरे धीरे यह भेदभाव बढ़ता ही गया। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि सामाजिक स्तर के उतार चढ़ाव के अनुसार शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत की प्रतिभा घटती बढ़ती रही है। शास्त्रीय संगीत बुद्धिजीवियों, विद्वानों तथा विशिष्ट सामाजिक स्तर के लोगों का है और लोक संगीत अशिक्षित, असभ्य, असंस्कृत तथा निर्धन जनों की धरोहर है। यदि यह कथन सत्य मान लिया जाए तो आज का समस्त धनिक और विद्व वर्ग शास्त्रीय संगीत का प्रेमी तथा अनुमोदक सिद्ध होता है और निर्धन, अशिक्षित तथा असभ्य लोग लोक संगीत के पूर्ण ज्ञाता समझे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज से 25 वर्ष पूर्व उत्तर भारत के अनेक शास्त्रीय संगीतकार अशिक्षित थे और आज के अधिकांश शिक्षित और विद्वान लोग शास्त्रीय संगीत से उतने ही अनभिज्ञ हैं। अतः शास्त्रीय और लोक संगीत के अपनाने में समाज की विशिष्ट सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्थितियाँ उत्तरदायी नहीं हैं। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत एक वृक्ष की दो शाखाएं हैं, न कि दुमंजिले मकान की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल। संगीत के इन दोनों प्रकारों की विकास दिशाएं स्वतंत्र हैं तथा दोनों ही प्रौढ़ संगीत शैलियों के दो विकसित रूप हैं। शास्त्रीय संगीत के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति एवं शास्त्र हैं और शास्त्र के नियमों से बंधा हुआ शास्त्रीय संगीत स्वतंत्रता पूर्वक विचरने का अधिकारी नहीं है। इसके विपरीत लोक संगीत का प्रेरणा स्रोत जनमानस है। उसका विकास और संचरण क्षेत्र अधिक विस्तृत है। शास्त्रीय संगीत के प्रयोग और परीक्षण के लिए
शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा विशिष्ट अभ्यास क्रम से गुजरने की जरूरत है। परंतु लोक संगीत के प्रयोग के लिए किसी ज्ञान तथा अभ्यास की जरूरत नहीं है। शास्त्रीय संगीत वैयक्तिक साधना का प्रतीक है तथा लोक संगीत सामुदायिक साधना का। शास्त्रीय संगीत ने लोक संगीत से जो प्राप्त किया वह कल्पनातीत है। अनादिकाल से भारत में संगीत शास्त्रों की चर्चा है। संगीत रचनाएं जब प्रौढ़ता को प्राप्त होती है तभी उन पर शास्त्र बनते हैं। पहले रचनाएं होती हैं, उनमें वाद विवाद, प्रकार उपप्रकार, क्रिया प्रक्रियाएँ चलती हैं, तब शास्त्रों का आधार लिया जाता है। उस श्रृंखल रचनाओं को नियंत्रित करने के लिए शास्त्र दिशा निर्देश करता है। प्रारंभ में शास्त्र सरल, सुगम, सतत, संक्षिप्त होता है। बाद में रचना क्रम के विस्तार के साथ ही वह पेचीदा होने लगता है। अनेक नियम, उपनियम, धारा, उपधाराओं की सृष्टि होती है। प्रारंभिक संगीत शास्त्र कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना सामवेद की ऋचाओं से की जा सकती है। सामवेद में राग रागिनियों की बारीकियों का समावेश नहीं है। उसके बाद के सभी शास्त्र क्लिष्ट तथा पेचीदा होते गए हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जो कि पंचम वेद के नाम से प्रचलित हुआ, सामवेद से अधिक जटिल है। इसके बाद रचे हुए संगीत रत्नाकर आदि जो शास्त्रीय ग्रंथ हुए वो और जटिलतर बनते गए। प्रारंभिक शास्त्रों में रचना और शास्त्र दोनों ही समकक्ष तथा समानांतर हो गए हैं। कभी कभी तो रचना स्वयं ही शास्त्र बन गई है और शास्त्र कभी रचना बन गया है। यही कारण है कि उस समय के साहित्य, संगीत तथा नाट्य के शास्त्र अलग अलग नहीं थे। एक ही शास्त्र सबके लिए प्रयुक्त होता था और उनके अलग अलग अस्तित्व की कल्पना कठिन थी। परंतु शनैः शनैः उनका यह सामंजस्य कम होता गया और संगीत का अपना अलग शास्त्र अस्तित्व में आया। उसके लोक संगीत और शास्त्रीय पक्ष भी अलग हो गए। ऐसी स्थिति में शास्त्रीय संगीत को अपने मूल प्रेरणा स्रोत लोक संगीत से बहुत कुछ सीखना था। पहले जब उन दोनों का संयुक्त अस्तित्व था तब उनके राग स्वभावतः रचयिता के भाव अनुभवों के साथ घुले मिले थे। उस समय जो गीत जनता में प्रचलित थे वे सरल, सरस तथा भावात्मक रूप से संचरित होते थे। संगीत में यही दो प्रारंभिक भेद हैं। प्रथम शैली के संगीत में स्वतंत्र तथा सामूहिक अभिव्यक्ति के रूप में मानव की उन्मुक्त भावनाएं स्वरों और शब्दों के रूप में घुटकर मुखरित हुई थी। उधर लोक संगीत भी मनुष्य की भावात्मक अभिव्यक्ति के रूप में मानस में विरचता गया और सतत संचरण व प्रयोग से निर्दिष्ट तथा सुव्यवस्थित स्वरधारा के रूप में परिस्फुटित हुआ। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर भी संकेत करना मैं आवश्यक समझता हूँ कि जिस तरह शास्त्रीय संगीत का प्रेरक लोक संगीत है, उस तरह लोक संगीत का प्रेरक शास्त्रीय संगीत नहीं है। शास्त्रीय संगीत यदि लोक संगीत की ओर झुकता है या अभिमुख होता है तो उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। उसका भाव पक्ष सजीव और रसमय बनता है। इसके विपरीत अगर लोक संगीत शास्त्रीय संगीत की ओर झुकता है तो वह शास्त्र के बोझ से अपने गुणों को खो बैठता है। यही स्थिति तब आती है जब शास्त्रीय संगीतकार लोकगीतों का प्रयोग करने लगता है और शास्त्रीय शैली में गाकर उसका स्वरूप बदल देता है। यह प्रवृत्ति सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है, विशेषकर राजस्थान में, जहाँ लोकगीत गाने वाली अनेक व्यावसायिक जातियाँ बन गई हैं जो उन्हें शास्त्रीय संगीत की तरफ ले जा रही हैं। इस संयोग से जहाँ लोक संगीत की मूल प्रकृति को क्षति पहुँच रही है, लेकिन इसका जो सकारात्मक पहलू है वह यह है कि इस प्रयोग से उसमें कुछ अत्यंत आकर्षक और मनोरम लोक शैलियों की भी उपलब्धि हुई है। उसमें राजस्थान की मांड गायकी,
तथा लावणियाँ, महाराष्ट्र के पहाड़े तथा बंगाल के यात्रा गीत सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।